हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल राज्य का मुख्य प्रमुख व्यक्ति होता है, वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्य में संघीय सरकार के राष्ट्रपति का वो प्रतिनिधि होता है। उस व्यक्ति की कल हमने कार्यपालिका शक्तियां और न्यायिक शक्तियों की चर्चा की थी। आज हम मुख्यतया विधानमंडल संबंधी जो शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। विधायी शक्तियां, राज्यपाल को अनुच्छेद 168 में यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। तो जो राज्य सरकार की विधानमंडल है, विधानमंडल बिना राज्यपाल के पूर्ण नहीं होता। राज्यपाल प्लस विधानसभा, और अगर राज्य में विधान परिषद गठित है तो विधान परिषद है वो मिलकर विधानमंडल बनता है। राज्य की जो विधानमंडल है उसमें राज्यपाल की विधायी संबंधी यानी कानून निर्माण संबंधी या विधानसभा संबंधी कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं उनकी चर्चा करेंगे। विधानमंडल का सत्र बुलाना, यानी प्रथम सत्र विधानसभा का सत्र कब कब होगा, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, बजट सत्र है, किस तरह से बुलाया जाएगा, वो सत्र बुलाने का पूर्ण टाइम टेबल है वो राज्यपाल द्वारा तैयार किया जाता है। सत्र अवसान भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है और राज्यपाल को ये लगता है कि अभी इसकी और अधिक चलने की आवश्यकता नहीं है तो वो सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास ये भी पावर है कि अगर विधानसभा अपना विश्वास खो दे यानी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वो विधानसभा को भंग भी कर सकता है। हालांकि इस मामले में जहां तक वो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। विधानमंडल के सत्र आरंभ का जो प्रथम सत्र होता है, प्राय बजट सत्र ही प्रथम सत्र होता है, उसमें प्रथम सत्र का जो अभिभाषण है वो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। वो अभिभाषण भी मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया हुआ होता है। विधानमंडल को संबोधित करने का महत्वपूर्ण कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं उसके बारे में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को संदेश भेजा जाता है कि इस पर और अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता है या इसमें ये जोड़ना है या कम करना है। इस तरह के संपूर्ण संदेश है वो राज्यपाल द्वारा भेजे जाते हैं और जो संदेश राज्यपाल द्वारा भेजे जाते हैं वो विधानमंडल द्वारा उन पर विचार भी किया जाता है और उन्हें प्राय माना भी जाता है। विधेयक पर मतलब कोई भी विधेयक है उसको राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है और राज्यपाल कई बार स्वीकृति देने से मना करता है, क्योंकि अगर राज्यपाल को ये लगता है कि अमुक विषय पर राष्ट्रपति की भी स्वीकृति आवश्यक है तो वो अपने पास उस विधेयक को रोक कर रख लेता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। साधारण विधेयक को राज्यपाल द्वारा अपने सुझावों सहित पुनः लौटाया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक जब राज्यपाल के पास विधानमंडल से पारित होकर आता है तब राज्यपाल कुछ सुझावों के साथ पुनः लौटा देते हैं, लेकिन अगर विधानमंडल पुनः लौटा दे तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी अध्यादेश अर्थात जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी विषय पर उसी समय कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अपनी स्वीकृति से अध्यादेश जारी करता है। हालांकि जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाता है तो अध्यादेश जारी करने की तिथि के 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगर 6 सप्ताह में विधानमंडल में प्रस्तुत करने के बाद विधानमंडल की स्वीकृति मिल जाती है तो वह कानून के रूप में पारित होता है, और अगर विधानमंडल स्वीकृति ना दे या 6 सप्ताह तक अध्यादेश को विधानमंडल में प्रस्तुत न किया जाए तो वो रद्द माना जाता है। जहां राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनते हैं उन पर अध्यादेश भी राज्यपाल जारी नहीं कर सकता। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जिन विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है उन विषयों पर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश भी जारी नहीं किया जाता है बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के। ये थी राज्यपाल की विधानमंडल संबंधी शक्तियां।
अब हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की चर्चा करेंगे। जैसे राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, वैसे ही राज्यपाल को राज्य में वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जो फाइनेंशियल ईयर आता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का विवरण तैयार करना राज्यपाल का काम है। राज्यपाल के पास ये शक्ति सुरक्षित है और उसके बाद विधानसभा में प्रस्तुत करना, और जो धन विधेयक है उनको प्रस्तुत करने से पूर्व, विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। तो धन विधेयक के संबंध में वो स्वीकृति देते हैं। इसके अलावा कभी कोई अलग से बजट की आवश्यकता होती है, जिसको हम अनुपूरक अनुदान कहते हैं। अनुपूरक अनुदान की कोई मांग है, वो भी राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत की जाती है कि अमुक मद में अब बजट की अधिक आवश्यकता है, तो बजट प्रस्तुत किया जाता है। और राजस्व की कोई भी राशि, मतलब जितना राजस्व राज्य सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाता है, राजस्व की कोई भी राशि है वो राज्यपाल की अनुमति के बिना व्यय नहीं की जा सकती। जब भी कभी राजस्व राशि से कोई व्यय करना होगा तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसके अलावा संचित निधि को खर्च करने का अधिकार भी राज्यपाल को है, लेकिन राज्यपाल संचित निधि में से एक पैसा भी व्यय करने से पूर्व विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है, क्योंकि संचित निधि है वो जनता के द्वारा दिए गए कर से बनाई जाती है। तो उन करों से प्राप्त राशि को खर्च करने से पूर्व जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अब है राज्यपाल को एक विशेष अधिकार दिया गया था, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति। यानी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, एक निर्णय आया था, जब आपको सर्वोच्च न्यायालय पाठ पढ़ाया गया था, उसमें समझाया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी रिकॉर्ड्स में रहते हैं और उन निर्णयों को मानना राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है, व्यक्तियों को भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था 5 नवंबर 2004 को कि अगर मंत्रियों के खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो राज्यपाल द्वारा उन पर केस दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा राज्यपाल, मैंने पहले भी बताया था, राज्यपाल है वो राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के या अभिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका अधिक है। अगर राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, संविधान की अवमानना हो रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो इसकी सूचना राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है और अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी राज्यपाल है वो राज्य में संविधान का संरक्षक है, संविधान के अनुसार व्यवस्था चलाने के लिए वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जैसे राष्ट्रपति भी संविधान का संरक्षक है, वैसे ही बराबर में समानांतर सरकार जो राज्य सरकार है, वहाँ राज्यपाल है वो संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाता है। जहाँ भी कहीं आंतरिक कलेश या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल द्वारा तुरंत ही राष्ट्रपति को सूचना देकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार जो नए राज्य बने थे छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश व उड़ीसा में जनजातियों के कल्याण हेतु एक भारधारक मंत्री है, उसकी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है और वह उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। इसके अलावा असम के राज्यपाल को एक विशेष स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है कि जब भी कभी असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषद के बीच कोई विवाद हो जाता है, कर को लेके या अन्य कोई विवाद हो जाता है, तो उन विवादों को निपटारे हेतु राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये थी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना। ये संविधान में दर्ज नहीं था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि ये निर्णय कब पारित हुआ, तो 5 नवंबर 2004 को, और असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल को कौन सी विशेष शक्ति है वो दी जाती है, इसके ऊपर भी आपका प्रश्न आ सकता है।
क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति समान रूप से शक्ति धारक है? तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में जो समान शक्तियां हैं उनमें समानता में चर्चा करोगे, और जो राज्यपाल की विशेष शक्ति है वो विशेष शक्ति में, और जो राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है वो राष्ट्रपति में आप चर्चा करेंगे। आगे से आगे पाठों को समझने के लिए आपको पूर्व के पाठों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आज तक आपने नहीं देखा है, पढ़ाई नहीं शुरू की है, तो आप शुरू कर लीजिए, क्योंकि लगभग इस सत्र के 56 दिन हैं वो जा चुके हैं। अगर आप अच्छी स्कोरिंग करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना होगा। एक बत्रा साहब की किताब है कि गाय दूध नहीं देती है। आप मुझसे सवाल करोगे कि गाय तो दूध देती है। गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। ऐसे ही आपको अच्छे अंक लाने पड़ेंगे, अच्छे अंक आएंगे नहीं। अच्छे अंक लाने के लिए अच्छा पढ़ना आज से ही जरूरी है। धन्यवाद। हंसते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।